हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और आप सभी का आज की क्लास में बहुत वेलकम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 7, जिसके कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी। और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने स्वदेश प्रेम के ऊपर एक कविता लिखी है जिसमें वो बताना चाहते हैं किसके बारे में, अपने देश से प्यार करो और हमारे देश के जो पहले के पूर्वज थे, यानी हमसे पहले जो रहने वाले थे, उनके बारे में, उनके गौरव के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने हमें, हमारे देश को क्या क्या दिया, अपने प्राणों का न्योछावर किया और देश के लिए जो वो प्रेम दिखाया, उन सभी के बारे में बताया है। और साथ ही साथ हमको भी कहा है कि अगर हमको अपने देश से प्रेम करना है तो हमें अपने प्राणों की बिना चिंता किए, प्राणों को न्योछावर करते हुए अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर राम नरेश जो त्रिपाठी जी कवि हैं, उन्होंने किस तरह से किस किस पद में कैसे कैसे कहा है, हम सब का सब सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे विद काव्य सौंदर्य। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनका कवि परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी शैली, इन्होंने किस तरह से लिखा था, ताकि जब हम कभी भी काव्य सौंदर्य लिखें तो हमें उसमें काफ़ी चीज़ें यहीं से ही पता चल जाती हैं कि किस किस तरह से इसमें रचनाएं की गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी जी, जो कि ये हैं, थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, कैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे दिख रहे हैं, तो इन्होंने लिखा था, तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या। कवि परिचय इनका कि कविता का आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य एक साथ चित्रित करने वाले, यानी कविता का आदर्श और उनका बहुत माइनर सी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली जो दिखाया था, वो किन्होंने दिखाया था, राम नरेश त्रिपाठी जी ने दिखाया था, जिनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, जिला था जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। कैसा परिवार था इनका? कृषक, यानी कि किसान वाली फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। ठीक है, क्या थे वो? ब्राह्मण थे। इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, 9th क्लास तक पढ़े थे। बाद में स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया, फिर खुद से सेल्फ स्टडी की तथा साहित्य सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। साहित्य सेवा यानी साहित्य से रिलेटेड उनको अपना काम देना है, उनको अपना टाइम जो है साहित्य में, यानी कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, हमारे से पहले लोग क्या करते थे, उसके बारे में इन्होंने लिखना, उनके बारे में पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। इनको केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वो कहाँ के प्रचार मंत्री थे, तो प्रयाग के थे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किए। त्रिपाठी जी मननशील विद्वान और परिश्रमी थे। साहित्य की विविध विधाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। साहित्य का सृजन करते करते सरस्वती का ये पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, यानी 1962 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने अपने, अगर आप इसका परिचय खुद से समराइज करोगे तो पहले तो आप इनका जन्म बताओगे, इनका स्थान बताओगे, इन्होंने कहाँ तक शिक्षा की थी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया था। तो प्रयाग में प्रचार मंत्री रहे थे, उसके बाद इन्होंने साहित्य में बहुत सारा योगदान दिया था। देन आप इनके बारे में लिख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी साहित्य से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों का सृजन भी किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं थी, त्रिपाठी जी की मुख्य रचनाओं के विवरण कुछ इस प्रकार हैं। वीरांगना, लक्ष्मी जो कि एक उपन्यास था, सुभद्रा, प्रेमलोक जो कि एक नाटक था, स्वप्नों के चित्र ये एक कहानी संग्रह था, तुलसीदास और उनकी कविताएं ये एक आलोचना थी, कविता कौमुदी, शिवा बावनी ये एक संपादित था, बाल कथा एक कहानी वो भी थी, गुपचुप कहानी, बुद्धि विनोद, आकाश की बातें, फूल रानी जो कि एक बाल साहित्य था, महात्मा बुद्ध तथा अशोक जीवन चरित्र त्रिपाठी जी की प्रमुख गद्य रचनाएं थी। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से देख लेना कि इनकी रचनाओं में कोई 2-4 नाम आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। शैली यानी कि वो लिखते किस तरह से थे, मतलब उनका फ्लो कैसा था लिखने का, उनके थॉट्स कैसे थे, उनकी रचनाओं में कैसा फील आता था, वो सभी होती है शैली। इसको आप काव्य सौंदर्य में भी ऐड कर सकते हो कि शैली के अंदर आप लगा के लिख सकते हो कि भी कैसी शैली थी। तो
त्रिपाठी जी की जो शैली थी वो बिल्कुल सरल थी, स्पष्ट थी और प्रवाहमयी थी। प्रवाहमयी मतलब कि फ्लो के साथ चलती थी, यानी ऐसा नहीं होता था कि एक टॉपिक पे उन्होंने बोला, उस टॉपिक के साथ वो आगे के आगे उसके और टॉपिक्स को या और चीज़ों को ऐड करते हुए चलते थे। ठीक है, इन्होंने द्विवेदी और छायावादी युग की भावनाओं को नवीन शैली में व्यक्त किया था। ठीक है, जब हमने युग पढ़ा थे उनमें से बता रहे हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया। ये आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हो ये दो नाम। ठीक है, कि शैली कैसी थी, तो वर्णनात्मक थी, और दूसरी कैसी थी, उपदेशात्मक, यानी उपदेश देते थे, लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। इनका प्रकृति चित्रण वर्णनात्मक शैली पर आधारित था। इनका जो नेचर से रिलेटेड था वो कैसा था, वो था वर्णनात्मक। तो हम भी अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा नेचर से रिलेटेड भी होगा, हमारे पूर्वजों के लिए भी होगा। तो आप ये तीनों चीजें लिख सकते हो कि वर्णनात्मक था, उपदेशात्मक था, और वर्णनात्मक तो मैंने डाल ही दिया था, तो दोनों सेम ही है ना। वर्णनात्मक था और उपदेशात्मक, ये दोनों शैली जो थे वो यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ से इनके पद के बारे में कि कैसे कैसे इन्होंने किस किस तरह से क्या क्या बताया है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्वदेश प्रेम, पहला पद आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा आपकी बुक में। यहाँ से पहला पद है और यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। अतुलनीय में जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, धूम धूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब यहाँ पे पहले कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लो कि किसका क्या मतलब होता है। तो दिवाकर मीन्स क्या होता है, सूर्य। ठीक है, निशाकर मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। तारागण मतलब तारों का गण। नभ मीन्स आकाश। ठीक है, अगणित मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है। विजय घोष मतलब कि विजय की घोषणा। ठीक है, और रण गर्जन यानी कि विजय की घोषणा करते हुए बरसते हैं। अब सबको मतलब को समझते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है, प्रस्तुत आप जो भी लिखेंगे, पहले तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद आप उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया, हमारे पूर्वजों के गौरव के बारे में बताया है। और क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अतुलनीय में जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी, कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए जो उन्होंने किया है उनका साक्ष्य कौन है, उनके प्रताप का साक्ष्य जो है वो कौन है, वो है हमारे सूर्य। यानी हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी कार्य किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है, अब इस पूर्वज में सब आता है। हमारे देश के सैनिक भी आ सकते हैं, हमारे नेता लोग भी आ सकते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे पहले हैं, उनके लिए कहा है कि उनके प्रताप का, उनके बल का कौन साक्ष्य है, वो है हमारे प्रत्यक्ष साक्ष्य है हमारे सूर्य जी। धूम धूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और जिसको घूम घूम कर कौन देख चुके हैं, उनको देख चुके हैं हमारे जो चंद्रमा है उनकी कीर्ति को। चंद्रमा जी जो हैं वो घूम घूम कर चारों तरफ से देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे हमारे देश के लिए। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और ये नभ यानी कि आकाश के जो जितने भी तारे हैं, जो जितने भी नक्षत्र हैं, वो भी इनका वैभव जो है देख चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने देश के लिए कार्य किया। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, और कितनी बार जो है हमारा जो नभ, हमारा जो आकाश है, वो अनगिनत बार, कितने ही बार जो है उनकी विजय घोष को, उनकी विजय को उन्होंने किस तरह से हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन सभी चीजों का गर्जन जो है वो भी हमें यहाँ के आकाश से सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ पर टोटल किसके बारे में बात की है, हमारे पूर्वजों के बारे में बात की है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, और उनके साक्ष्य जो हैं वो कौन कौन है, हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारागण और यहाँ का आसमान। तो आप इसमें प्रसंग में एक और चीज लिख सकते हो कि हमारे पूर्वज, प्रस्तुत पद में हमारे पूर्वजों के साक्ष्य जो कि नभ आकाश, नभ आकाश सेम ही है, नभ, दिवाकर, चंद्रमा और नक्षत्रों को बताया है। तो इस तरह से आप अपने प्रसंग को खुद से भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो। अब देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखना है, उसका प्रसंग कैसे लिखना है, फिर उसकी व्याख्या कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ सभी पदों के लिए सेम मिलेगा। क्या दे रखा है,
प्रस्तुत पंक्तियां स्वप्न काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। स्वप्न ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आपकी कविता जो है जहां पर एंड हो रही है, जो आपका 8वां पद होगा उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा, तो ये वहां से ली गई है काव्य संग्रह से। तो प्रस्तुत पंक्तियां काव्य संग्रह कौन से? स्वप्न से ली गई है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के कौन से खंड में है? काव्य खंड में है, जिनके कवि जो है वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने रचित किया था स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। क्लियर? अब इस पंक्तियों में क्या बताया है? इन पंक्तियों में भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया गया है या उनके गौरव का गान किया गया है, जिनके यश के साक्ष्य जो हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। अब आप चाहें तो इसमें आप उनके यश के साक्ष्य कौन कौन डाल सकते हो, यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और तारे। ठीक है, तो इस तरह से प्रसंग लिख दिया। अब देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप के साक्षी कौन कौन है? सूर्य आज भी दे रहा है। ये ही तो वे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कृति को यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर कौन देखते थे? चंद्रमा भी जो है वो उनको देख चुके हैं। हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। ऐसे ही हमारे पूर्वज जिनके विजय घोष और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार क्या कर चुका है? सुन चुका है। अर्थात हमारे पवित्र चरित्र पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और क्या है? अभूतपूर्व है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये यहां से लेके आप इसको कैसे लोगे? आप इसको इसी जो अभी तक आपने पढ़ा था वो सारी चीजें आप इसमें डाल दोगे। पवित्र चरित्र हो गया, पूर्वजों का प्रताप हो गया, यश भी हमने पढ़ा, वैभव पढ़ा, युद्ध कौशल पढ़ा, ये सारे वर्ड्स आप डाल के इसको लास्ट में आप बताओगे कि हम इसमें क्या देख रहे हैं? हमारे पूर्वजों का जो यश है, जो वैभव है, जो उनकी कीर्ति है, उनका हमने अभूतपूर्व जो है देखा है कि उनका जो भी गौरव था वो सब बहुत ही अभूतपूर्व है, बहुत ही यूनिक है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पद पे। उससे पहले काव्य सौंदर्य भी देख लो कि कवि ने अपने पूर्वज के गुणों का क्या बताया है? गरिमा पूर्वक वर्णन किया है। अभी जो पहला लाइन होता है ना, ये भाव पक्ष होता है, तो आप इसमें अपने प्रसंग से रिलेटेड 1-2 लाइनें ले सकते हो। तो यहाँ पर एक तो पहले बात तो देश प्रेम का भाव भी निकल रहा है, तो देश प्रेम के भाव को मुखरित किया गया है और हमारे पूर्वज जो है उनका गौरव गरिमा है उनको बताया गया है। भाषा कैसी है? साहित्यिक हिंदी है। रस कैसा है? वीर है। गुण कैसा है? ओज है। अलंकार, उपमा और रूपक है। एक और लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हो जो कि हमने बोली थी शैली, तो आप शैली में लिख देना वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली भी इसमें यूज की गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पद क्या दे रखा है? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो क्या कहा है कि शोभित यानी सुशोभित हो रहा है सर्वोच्च मुकुट से, यानी सबसे बड़े मुकुट से, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है उसका सबसे बड़ा मुकुट, उससे वो सुशोभित हैं जिनके दिव्य देश का मस्तक, जो कि क्या है? इस देश का, इस बड़े देश का मस्तक के रूप में, जैसे ये जो देश है उसका जो मस्तक है उस पर हिमालय जो है वो कैसा दिख रहा है? वो एक मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है। यहाँ पे प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और यहाँ इस भारत में जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाओं की जो गीत हैं वो गीत कैसे दिख रहे हैं? उनकी जय जयकार करते हुए। किनकी? हमारे पूर्वजों की जय जयकार करते हुए क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। साक्षी यानी कि साक्ष्य है, मतलब साक्षी है किसके? सत्य रूप, यानी जो सत्य है किसके लिए? हिमगिरिवर, जो हिमालय है उसके साक्ष्य के रूप में वो हिमालय जो है हमें क्या बता रहा है? उसकी महिमा का क्या कर रहा है? गुणगान कर रहा है कि ये जो हमारी जो प्रकृति है वो भी हमारे पूर्वजों की क्या बता रही है? उनकी गौरव गाथा को जो है बयां कर रही है। उतरा करते थे विमान दल
जिसके विस्तृत वक्ष स्थल, और जिनके वक्ष स्थल यानी जिनके सीने पर क्या उतरते थे, विमान दल जो हैं, दलों के दल जो हैं वो उनके वक्ष स्थल यानी कि हमारी जो धरती है, हमारी मातृभूमि है, उस पर विमान के दलों के दल जो हैं वो उतरा करते थे। और इस तरह से क्या बता रहे हैं, इस तरह वो हमारी मातृभूमि का जो दिखा रहे हैं कि वो इतने कष्ट सह के भी हमारे जो पूर्वज हैं उनके गुणगानों के साथ साथ क्या बता रही कि हमारी मातृभूमि जो है वो भी अपने ऊपर विमानों के दल जो हैं उनका भार ग्रहण कर रही है। तो पहली चीज उन्होंने अपने मस्तक के लिए बता दी कि हमारा भारत जो है उसके मस्तक पे किस तरह से हिमालय मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है, और जो उनका वक्ष स्थल है यानी उनकी जो भूमि है वहां पर भी विमानों के दल यानी जितने विमान हैं वो सारे के सारे उस पर आते हैं और हमारी मातृभूमि जो है उसका भी भार हंसी खुशी वहन कर लेती है। क्लियर। अब इसका प्रसंग देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रस्तुत, पहले संदर्भ देख लो, संदर्भ तो सेम ही रहेगा कि ये हमारे कहाँ से लिए गए थे। ठीक है, पंक्तियां क्या बतानी है, प्रसंग में क्या आएगा कि इन पंक्तियों में भारत देश के अतीत की झांकी प्रस्तुत की है कि अतीत में किस किस तरह से क्या क्या चीजें थी उनके बारे में बताया है। तो आप इस तरह से लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं प्रकृति का चित्रण किया गया है, या प्रकृति ने किस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं उनकी गौरव गाथा को बताया है, ये भी आप प्रसंग में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि ये भारत जो है हमारे लिए क्या है, चिरस्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका भाल यानी कि इसका जो मस्तक है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, और हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके विजय गीतों से आज तक भी क्या है, संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। ये ही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की साक्षी जो है आज भी कैसे है, सत्य रूप वाला जो श्रेष्ठ हिमालय है वो हमको दे रहा है, अथवा जिसकी महिमा के जो साक्ष्य हैं वो कौन है, हिमालय आज भी सत्य के रूप में है। हिमालय का भी अपना इतिहास है। इसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान जो हैं समूह बनाकर उतरा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर आप लिख दोगे कि पूर्वजों के गुणों का गरिमापूर्ण गान किया गया है, देश प्रेम का भाव मुखरित है। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो कि प्रकृति का चित्रण किया गया है, इस जगह पे आप प्रकृति का चित्रण लिख देना। ठीक है, भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी है, रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार, और साथ में एक चीज और ऐड कर लेना, शैली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्वण पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशी वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यहां पर क्या बताया है, यहां पर पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि सागर जो है निज छाती पर जिनके अगणित, अगणित मतलब अनगिनत, अर्वण पोत मीन्स क्या होता है, अर्वण पोत मीन्स होता है समुद्री जहाज। ठीक है, समुद्री जहाज। क्या कह रहे हैं, सागर जो है जिसकी छाती पर, यानी अब वक्षस्थल जो था उसके बारे में बताया, यानी पृथ्वी के बारे में बताया। अब उसके ऊपर क्या है, सागर जो है वो क्या है, सागर निज छाती पर जिनके, सागर के ऊपर क्या है, अगिनत समुद्री जहाज जो है वो आकर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रकृति में एक और चीज ऐड कर दी है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पूर्वज के साक्षी हैं। तो पहले जैसे आसमान को बताया, तारों को बताया, सूर्य को बताया, चंद्रमा को बताया, हिमालय को बताया, अब ये क्या बता रहे हैं, समुद्र जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि समुद्रों में जो समुद्री जहाज हैं वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए एक साक्ष्य का काम कर रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, अपनी छाती पर बहुत सारा वजन उठा के जहाज जो हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, और ये जो हमारे जो समुद्र है और उन समुद्री जहाज को वो क्या करते थे, प्रमुदित यानी कि प्रसन्नता के साथ लेकर आते थे। ऐसा नहीं कि वो उसमें गुस्सा करते थे, वो क्या करते थे, जो समुद्र थे वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ भूमंडल के सकल तटों पर, जो भूमंडल है उनके जो जो तट हैं, यानी जहां पर समुद्र है वहां पर कोई उसका तट होगा, उसका किनारा होगा, वहां तक वो सारे समुद्री जहाज को कैसे लेके जाते थे, बहुत ही प्रसन्नता के साथ लेके जाते थे। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में भी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए जो बलिदान दिया है वो किन किन ने किया, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए और भी किन किन ने काम किया है। तो हमारे समुद्र जो है उन्होंने काम किया है, और उन्होंने क्या किया है, तटों तक उनको बहुत ही प्रसन्नता के साथ पहुंचाया है। नदियां जिसकी यश धारा सी
बहती हैं अब भी निशिवासर। निशिवासर मीन्स क्या होता है? निशि मीन्स होता है रात, वासर मीन्स होता है दिन। तो दिन रात जो है कौन? नदियां भी जो हैं क्या कर रही हैं? नदियां भी जो हैं उनकी यश धारा यानी उनके यश के बारे में उनके गुणगान जो हैं वो करती जा रही हैं और बहती जा रही, कहाँ? दिन और रात बहती जा रही हैं। यानी नदियां भी जो अगर बह रही हैं तो वो भी क्या कर रही हैं? वो भी अपनी जो हमारे पूर्वज हैं उनकी गौरव गाथा को गाती हुई, कल कल करती हुई बह रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और अगर आप अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह यानी उनके बारे में कुछ और भी जानना चाहोगे तो अगर आप किसी समुद्र के तट के किनारे भी पहुंच जाओगे तो वहां भी आपको क्या मिल जाएगा? हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यानी अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको अपने पूर्वज, आपको अपने पहले के लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया था वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम एज अ यूथ अगर हम यहाँ पर हैं और हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो क्या है? हमें जो हमारे पहले के टाइम की कोई चीज़ें मिलती हैं या पढ़ने को मिलती हैं तो वो हमारे लिए क्या थे? वो हमारे लिए पूर्वज थे और उन पूर्वजों ने हमें कुछ कुछ चीज़ें दी और उनके हमको साक्ष्य मिले। उनके साक्ष्य हमको कई बार मिल जाते हैं, जैसे आपको पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो सब चीज़ें क्या है? वो हमारे पूर्वजों की हैं। तो कुछ ना कुछ साक्ष्य हमको मिले हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कवि बता रहे हैं कि अगर आप समुद्र के तट पर भी पहुंचोगे तो अगर आप वहाँ अपने पूर्वजों से रिलेटेड कुछ ढूंढना चाहोगे तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर? अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ आएगा, उसके बाद प्रसंग में आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें चाहो तो प्रसंग एक आप अच्छे से किसी भी कविता का कोई एक अच्छा सा एक प्रसंग याद कर लो कि हाँ इसमें हमको ये चीज़ समझनी है। तो पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे ही आपको कविता में मिलेगी। तो आप पहली लाइन तो लिख सकते हो कि भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया है। फिर इसके बाद आप इसमें लिख सकते हो कि जिनके यश के साक्ष्य जो हैं वो कौन कौन है। अब यहाँ पे आप चेंज करके जो सूर्य चंद्रमा लिख रहे थे अब आप यहाँ पे क्या लिख देना? नदियाँ लिख देना। अब आप यहाँ पे समुद्र तट लिख देना, ठीक है, समुद्री जहाज लिख देना, ठीक है। इस तरह से आप इनके साक्ष्य जो हैं यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो। तो प्रसंग एक अच्छे से याद करना, बस आपके पद में किस तरह की क्या बात कही गई है तो आप उसकी एक लाइन जो है उसमें ऐड कर देना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज को उठा लेता था जो कि प्रसन्नता से मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। इस देश में जो रात दिन बहती हुई नदियां हैं मानो उनकी यश की धारा ही हैं। धन्य थे वे हमारे पूर्वज, उनका समर्पण अद्भुत था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और उनके समुद्र तटों पर मिल जाएंगे, बस उनको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप वही चेंज कर सकते तो कर लीजिए, अदरवाइज आप एक कविता का कोई भी एक काव्य सौंदर्य अच्छे से याद कर लो, सारे में आप वही अप्लाई करोगे। तो जितने भी आपके काव्य वाले जितने भी पार्ट हैं आप सभी चैप्टर्स के लिए एक एक काव्य सौंदर्य अच्छे से याद करना और उन सभी को आप उसमें अप्लाई कर देना। बस कहाँ चेंज कर लेना अगर आपको करना है तो आप इन दो जगहों पर चेंज कर देना, जो उसमें आपने प्रसंग लिखा होगा उन प्रसंग की एक लाइन इसमें ऐड कर देना। बाकी आपको काव्य सौंदर्य पूरे कविताओं में एक ही याद करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट हम समझेंगे पद, बाकी के पद हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। विश्वत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं कि वहां के जो वासी हैं, भूमध्य रेखा के जो वासी हैं वो क्या हैं? जो जीते कैसे हैं? नित्य यानी कि हमेशा हाफ हाफ कर जीते हैं। यानी भूमध्य रेखा पर बहुत ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो वासी हैं वो वहां पर कैसे रहते हैं? हाफ हाफ कर रहते हैं। यानी कि उनको बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी लगती है लेकिन फिर भी वो वहीं पर ही रहते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, फिर भी वो क्या करते हैं? जो भूमध्य रेखा के जो लोग हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के लोग भी क्या रखते हैं? अनुराग यानी कि प्रेम रखते हैं। अलौकिक मतलब लोक से परे, यानी दुनिया में क्या किस लोक में क्या चल रहा है उनको इतना मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जहां वो रह रहे हैं वहीं रहते हैं, चाहे भले गर्मी हो कुछ भी हो,
वे अपनी मातृभूमि पर, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मातृभूमि से प्रेम रखते हैं जो कि इस लोक से परे है। उनको सिर्फ ये लगता है कि ये मेरी मातृभूमि है, मुझे यहाँ रहना है। अब जैसे मान लो राजस्थान में कोई रहता है, हम सब लोग राजस्थान में रहते हैं, जैसे मेरी बात मैं करूँ तो अब यहाँ पर मान लो गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो क्या करूँगी मैं गर्मी होगी तो मैं ऐसे जाऊँगी, नहीं अरे यहाँ पे गर्मी हो रही है, चलो चलो ठंडी जगह पे चल जाते हैं, नहीं ना। घूमने जा सकते हैं हम 1-2 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए, लेकिन हम अपना घर बार थोड़ी शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे कि चलो यार इधर गर्मी होती है तो उधर चलते हैं, अच्छा वहाँ ठंडी हो रही है चलो गर्मी वाली जगह चल जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमको प्यार हो जाता है, वहीं पर हम रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे कितनी ही गर्मी हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं कि हमें हमारी मातृभूमि से इतना ज़्यादा प्रेम है कि अगर कोई ऐसा वासी है जो भूमध्य रेखा के वासी वहाँ रहता हो और वहाँ बहुत गर्मी है, तो भले वो हाँफता रहेगा, पसीने में रहेगा, उसको गर्मी रहेगी, लेकिन वो सब कुछ सहन करके भी क्या करेगा, वो वहीं पर ही उसी जगह रहता है, किसी दूसरी जगह नहीं जाता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। और ऐसे ही कहा है कि जैसे ध्रुव जो भूमध्य वाले जो हैं, भूमध्य रेखा वाले वासी हैं, वो अगर गर्मी में रहते हैं तो ध्रुववासी वाले यानी कि जहां पर बहुत ठंडी पड़ती है, ठंडे इलाके जो हैं, वहां के लोग जो हैं हिम में यानी कि ठंड में, बर्फ में, तम में मीन्स अंधकार में भी जी लेते हैं। कैसे? कांप कांप कर, चाहे उन्हें कितनी भी ठंड लग रही हो, कांप रहे हो, बिल्कुल थरथरा रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो वहीं रहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते हैं। जैसे मान लो शिमला के लोग हो गए या उत्तराखंड साइड हो गए या फिर स्पीति हो गए, ठीक है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे ना जहाँ पर गर्मी होगी, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ के नेचर से, वहाँ की मातृभूमि से, मातृभूमि तो एक है लेकिन जहाँ वो रहते हैं उस भूमि से उनको प्यार होता है, फिर चाहे वहाँ पर कैसी भी सिचुएशन हो वो वहीं पर ही रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि चाहे विषुवत रेखा वाले वासी हो चाहे ध्रुववासी हो, उनको अपनी मातृभूमि से प्यार होता है कि मातृभूमि तो एक है, कहीं ठंडी होगी कहीं गर्मी होगी, लेकिन हमको अपनी भूमि जैसी है उसी से वैसा ही प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार हम यहाँ से वहाँ भागते फिरे, ठीक है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो ध्रुववासी वाले जो हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं कि चाहे हमें कैसी भी कंडीशन मिली हुई है हम वहीं रहेंगे, अपनी मातृभूमि से प्यार करेंगे। अब अगर ऐसा हो, सबको गर्मी पसंद आती है क्या? किसी को गर्मी पसंद नहीं आती है। ऐसा हो तो फिर क्या होगा, फिर तो ये सारे जो गर्म वाले इलाके हैं वो तो खाली पड़ जाएंगे और ठंडी वाली जगह पे चले जाएंगे। लेकिन हम अपनी मातृभूमि से, जैसी हमारी मातृभूमि है, हम उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करते हैं। फिर चाहे आप कहीं भी किसी भी तरह हो, लेकिन हम उसको सहते हुए वहीं रहते हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो वासी हैं उनके बारे में मातृभूमि का प्रेम बताया है, ठीक है। तो आप ये प्रसंग में लिख सकते हो। सबसे पहले प्रसंग क्या लिखोगे, इन कविताओं में कवि ने जो है देश की महत्ता को बताते हुए क्या बताया है कि देश प्रेमी जो है दुविधाओं और सुविधाओं का विचार नहीं करते हैं, उनको नहीं मतलब होता है कि क्या है क्या नहीं है। और आप इसमें साथ साथ ये भी लिख सकते हो कि विषुवत रेखा वाले वासी और ध्रुववासी जो हैं वो दोनों ही अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो वहां की असहनीय गर्मी के कारण हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। वे ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। और सेम ऐसे ही ध्रुव प्रदेश में जो है, जहां पर हर समय क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी रहती है, कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है, किंतु वहां के निवासी भी क्या करते हैं, जीवन की यातनाएं जो हैं, विपदाएं हैं, उनको सहते हैं, कांप कांप कर अपना जीवन जो है उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें भी अपने देश और जन्मभूमि के प्रति क्या है, अटूट प्रेम है। उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, यानी उनको अपने प्राणों की चिंता नहीं होती है और चाहे वो जहां भी हैं अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं और वहीं पर रहते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। क्लियर? तो और इसका लास्ट देख लेते हैं, इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य अपना आप चेंज कर सकते हो कि कवि ने दृष्टांतों के आधार पर क्या बताया है, दुर्गम प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपने देश को छोड़कर सुविधाजनक स्थानों पर नहीं जाना पसंद करते हैं। भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी है, रसवीर है, गुण ओज है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और कैसा है, अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? तो अलंकार आप उसमें देखकर लिख सकते हो कि इसमें कौन सा अलंकार चल रहा है। अलंकार आपका मे भी चेंज हो सकता है,
बट आपको जैसे 2-3 अलंकारों की तो नॉलेज है कि पुनरुक्ति क्या होता है, एक ही शब्द 2-2 बार आ रहा है तो वो पुनरुक्ति हो गया। अनुप्रास जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप 2 अलंकार अपने पद में देख के फाइंड कर सकते हो कि इसमें ये 2 अलंकार तो चल रहे हैं, तो इस तरह से आप अपना काव्य सौंदर्य लिखोगे। क्लियर। तो यहाँ पर आज हमने क्या समझा, आज हमने 4 पद समझे, जिसमें पहले में हमने नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में देखा, फिर दूसरे में हमने हिमालय के बारे में देखा, तीसरा हमने नदियों के बारे में देखा कि नदी भी जो है उनका गुणगान करती है, समुद्री तट हैं वो भी उनका गुणगान करते हैं, और चौथे में हमने ध्रुववासी और विषुवत रेखा वाले जो वासी हैं उनके बारे में भी समझा कि उनको भी अपने मातृभूमि से प्यार होता है और वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी जगह को चेंज नहीं करते हैं, वो जहाँ है वहीं पर ही अपनी मातृभूमि से प्यार करते हुए वहीं रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम 4 आगे के और पद जो हैं उनको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।